सपने तभी सच होते हैं जब हम उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और साइंस वही हथियार है जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सबसे आगे ले जाएगा। तो दोस्तों चलिए साइंस के इस सफर की शुरुआत करते हैं। या जो वीडियो है यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर भी साइंस पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है। आपसे पूछा कि कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरोग्लिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोग्लिया। कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा और सहारा देती हैं। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स को पोषण पहुंचाती हैं और हानिकारक पदार्थों से बचाव करती हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं को मस्तिष्क की सहायक कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। आपसे पूछा है कि राइबोसोम जो है किसका संश्लेषण करता है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, या कोशिका द्रव्य और RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाया जाता है, या RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशंस कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्समीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो लक्समीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लक्समीटर। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स या ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था, प्रयोगशालाओं और उद्योगों में किया जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर में वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर की बात करें तो उष्मा मापने के लिए होता है। तो अल्टीमीटर की बात करें तो ऊंचाई मापने के लिए होता है। ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड मापने के लिए एल्टीमीटर का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी ग्रंथि शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। आपसे पूछा है कि कौन सी ग्रंथि जो है शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। या एंटीड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH, जिसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, के द्वारा शरीर का जल संतुलन नियंत्रित करती है। ADH का कार्य क्या है, तो ADH का जो कार्य है वह गुर्दों में पानी का पुनः अवशोषण बढ़ाना होता है। ADH की कमी होने पर रोग डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाता है, जिसमें शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पतला मूत्र निकलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। आपसे पूछा कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टियोनाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन शरद ऋतु में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। उस प्रकार पत्तियों में मौजूद कैरोटीनॉइड रंगद्रव्य दिखाई देने लगता है, जिसमें पत्तियां लाल, नारंगी और पीली दिखती हैं। कैरोटीनॉइड दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन्स जिससे नारंगी रंग प्राप्त होता है, और जैंथोफिल्स जिससे पीला रंग पौधों को प्राप्त होता है। पौधों में लाल रंग कभी कभी एंथोसाइनिन पिगमेंट से भी आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है। आपसे पूछा है कि मृदा की लवणता किसके द्वारा मापी जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंडक्टिविटी मीटर से, चालकता मीटर से नापते हैं मृदा लवणता को। मृदा लवणता का अर्थ है मिट्टी में घुलनशील लवणों की उपस्थिति की मात्रा। इसे मापने के लिए चालकता मीटर का उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मापता है। मिट्टी में जितने अधिक लवण होते हैं उसकी चालकता उतनी अधिक होती है। बाकी ऑप्शन में दिया हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में नमी मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। साइक्रोमीटर की बात करें तो यह भी आश्रयस्थ व आर्द्र तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सीनोमीटर की बात करें तो ऑक्सीनोमीटर की जो प्रयोग होता है वह जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा मापता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा
जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि मानी जाती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि यानी कि दोहराकार अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है। यह पाचन एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज बनाती है जो भोजन के पचाने में मदद करती है। यह इंसुलिन और ग्लूकागान जैसे हार्मोन्स भी स्रावित करती है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत होती है। और सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी? तो सबसे लंबी ग्रंथि जो है अग्नाशय। और मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा? यह भी एग्जाम में पूछता है। तो मिश्रित ग्रंथि का जो उदाहरण होता है वह अग्नाशय ही आपका होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। आपसे पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारी जल यानी कि D2O इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम होता है तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की गति को कम करना ताकि वह नाप के विखंडन कर सकें। भारत के परमाणु रिएक्टरों में मुख्यतः भारी जल और कभी-कभी ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य करता है। आपसे पूछा कि मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य करता है मनुष्य की आंख। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंख का लेंस एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यह आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर रेटिना पर वास्तविक और उल्टा चित्र बनाता है। आंख के लेंस का आकार सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। आपसे पूछा है कि शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वक्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। वक्र यानी कि किडनी। वक्र यानी कि किडनी का मुख्य कार्य है रक्त को फिल्टर यानी कि शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो है इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के दोनों वक्र मिलकर प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करते हैं। वक्र जो है जिसे किडनी बोलते हैं तो शरीर का जल संतुलन और लवण भी बनाए रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चिकन पॉक्स एक वायरल रोग है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। यह बहुत संक्रामक रोग है और मुख्य रूप से बच्चों में होता है लेकिन वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है। वाइब्रियो कोलोरियो जो ऑप्शन में दिया है वाइब्रियो कोलोरी या हैजा का कारण बनने वाला है बैक्टीरिया है ना कि चिकन पॉक्स का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हास्य गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है। आपसे पूछा है कि हास्य गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हास्य गैस कहा जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्की संवेगहीनता के लिए किया जाता है। यह गैस सांस लेने पर हल्का उत्साह और खुशी पैदा करती है इसलिए इसे हास्य गैस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। आपसे पूछा कि साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है यानी इसे संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं इसलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। यह गति माध्यम जैसे हवा पानी ठोस में होती है। खाली स्थान में ध्वनि की नहीं फैल सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाने पर उसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाने पर उसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी घटेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। आपसे पूछा है कि एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन यानी कि C4H10
C4H10 यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन यानी कि C3S8 का मिश्रण होता है। इसका उपयोग रसोई गैस, हीटिंग और वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी आसानी से तरल अवस्था में संपीड़ित किया जा सकता है और सुरक्षित रूप से भंडारण किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर जो है वह वोल्टेज को मापता है, और गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो है बहुत कम धारा के लिए होता है, प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा कण जो है परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कण परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर एक खमीर है। इसका मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट और किसी अम्लीय यौगिक का मिश्रण होता है। जब इसे आटे या किसी खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है तो और गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। CO2 के बुलबुले आटे को फुलाने और हल्का बनाने में मदद करते हैं, जिसमें खाना जल्दी और समान रूप से पकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्नर हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वर्नर हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार किसी कण की सटीक स्थिति और सटीक संवेग को एक साथ पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी का एक मूलभूत आधार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसके कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि किसके कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परिकिरण के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल से लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इस दौरान छोटी तरंगदैर्घ्य वाली नीली और बैंगनी रोशनी वायुमंडल के अणुओं और धूल कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाती है। लंबी तरंगदैर्घ्य वाली लाल और नारंगी रोशनी कम प्रकीर्णित होती है, इसलिए वह हमारी आंखों तक पहुंचती है। यही कारण है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लालिमा लिए दिखाई देता है। तो ये है आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। आपसे पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।